विन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको इसमें जो है फिजिक्स बताने जा रही हूँ। क्लास 10th का फिजिक्स के जो है इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। इस वीडियो में सिर्फ 20 क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से करके दिया रहेगा, ठीक है। उसमें जो है वो क्या मिलेगा, तो इसके 20 के आगे यानी 21 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव जो है उसमें मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है लगभग 200 प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न हमारा कौन सा है, पहला प्रश्न जो है कौन सा है, तो क्या है पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक रूप से, दूसरा ऑप्शन जो है क्या है काल्पनिक, और तीसरा में कह रहा है क और ख दोनों होगा, और चौथा में कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो वास्तविक तो होगा नहीं, लेकिन काल्पनिक होता है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक होगा। मतलब समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, ठीक है। इसके जगह पे आभासी भी हो सकता है, काल्पनिक या आभासी एक ही चीज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, परावर्तन का कोण होता है, यानी परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है उसका प्रश्न है, ठीक है। तो कह रहा है कि परावर्तन का कोण होता है, यानी परावर्तन का कोण कितने का होता है या किस तरह का होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण, यानी परावर्तन का कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण या दर्पण के सतह के बीच का कोण। दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तीसरा कह रहा है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। चौथा कह रहा है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण यानी घ जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा ये सब जो है वो क्या है, सब गलत हैं। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम दिया गया है ये। तो पहला में क में क्या है 1, ख में है 2, और ग में क्या है 3, और घ में 4, लेकिन इसमें से राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर, मतलब इसमें क्या है निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए हैं, उसमें से जो है किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, यानी अगर किसी वस्तु का हमको वास्तविक यानी जैसे हमको ऐसे आँख से दिख रहा है उसी तरह का प्रतिबिंब भी होना चाहिए, तो कैसे दर्पण से। तो पहला ऑप्शन में है क्या है समतल दर्पण द्वारा, दूसरा है अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा है उत्तल दर्पण द्वारा, ठीक है, और चौथा क्या है तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा। लेकिन इसमें आंसर कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण के द्वारा, ठीक है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल का इंग्लिश होता है कनकेव, ठीक है, और उत्तल का हो जाता है कन्वेक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, ठीक है। पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण से, दूसरा दिया हुआ है अवतल दर्पण से, और तीसरा में क्या है क और ख दोनों, यानी कह रहा है कि समतल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों होगा, और घ में कह रहा है कि उत्तल दर्पण से। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण से, यानी ये जो है क्या हो जाएगा कन्वेक्स मिरर होगा, दर्पण है इसलिए मिरर होगा, अगर जो है लेंस रहे तो क्या होता है कन्वेक्स लेंस होता है। देखिए यहाँ आपको हम 5 नंबर के बदले 6 नंबर प्रश्न बता दिए, ठीक है। 5 नंबर एक बार बता देते हैं। ओ सॉरी 1 मिनट, देखिए फिर से पांचवा प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या करना, निम्नलिखित में से
किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल समतल दर्पण द्वारा, दूसरा है केवल अवतल दर्पण द्वारा, उसके बाद तीसरा क्या है, कह रहा है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, और चौथा क्या कर रहा है, उपरोक्त तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो इसका आंसर जो है चौथा ही होगा कि तीनों प्रकार के दर्पण से हमको कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, काल्पनिक ही प्राप्त होता है, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो या समतल हो। ठीक है, छठा देखिए, छठा में क्या कर रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से कैसा छोटा और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होगा? तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण से, दूसरा दिया हुआ है अवतल दर्पण से, तीसरा में क्या है, कह रहा है समतल या अवतल दोनों हो सकता है। ठीक है, और चौथा में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण से, जबकि हमारा आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। देखिए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या कह रहा है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, यानी नीचे दिए हुए दर्पण है उसमें से किससे जो है वो क्या होगा, वस्तु से छोटा और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिखा रहा है, समतल दर्पण से, उसके दूसरा क्या दिखा रहा है, अवतल दर्पण से, तीसरा है क्या कह रहा है, समतल और अवतल दोनों होगा, और चौथा में क्या कह रहा है कि उत्तल से, उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण से। ठीक है, अब जो है सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवतल दर्पण से, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद देखिए तीसरा जो है क्या कह रहा है, ध्रुव पर, और चौथा कह रहा है अनंत पर। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर जो है सही होगा कौन सा, तो अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब मतलब बनता है किरण पुंज, मतलब कहने का अर्थ है एक बिंदु स्रोत जो है वो किरण पुंज का वो किस पे प्राप्त होता है हमको, तो अवतल दर्पण पर जो है प्राप्त होता है। इसके बाद हम कौन सा आठवां प्रश्न देखते हैं। तो आठवां प्रश्न में क्या करा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? ठीक है, तो पहला जो है वो क्या ऑप्शन दिया है, 2 गुनी होती है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आधी होती है, तीसरा दिया हुआ है चौथाई होती है यानी चौथा भाग। ठीक है, और चौथा में दिया हुआ है बराबर होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण पे जो है फोकस दूरी का जो है वक्रता त्रिज्या वो हमेशा कैसी होती है, आधी होती है। ठीक है, कैसी होती है हमेशा, तो हमेशा आधी होती है, याद रखिएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न में क्या करें, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और किसके, ध्रुव के बीच में हो, तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है वास्तविक, यहाँ वास्तविक और बड़ा। ठीक है, और दूसरा जो है क्या है, वास्तविक और छोटा। उसके बाद तीसरा में क्या है, आभासी, काल्पनिक और कैसा होगा, बड़ा। चौथा जो है आभासी और छोटा। तो हमारा आंसर इसमें जो है ग होगा, क्या होगा, आभासी या काल्पनिक और बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर में देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो पहला ऑप्शन दिया है फोकस पर, दूसरा दिया है वक्रता केंद्र पर, तीसरा दिया है ध्रुव पर, और चौथा दिया है अनंत पर। तो यानी इसका आंसर हमारा क्या है, घ है, यानी अनंत पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है, मतलब कहने का अर्थ है इस मतलब वस्तु जो है अनंत पर रहेगा तब अवतल दर्पण के हिसाब से क्या होगा, फोकस पर जो है वो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितने नंबर, 11 नंबर।
देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु यानी बिंब की स्थिति होती है। यानी बिंब की स्थिति कैसी होगी कि अवतल दर्पण पर आभासी काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र पर, दूसरा है वक्रता केंद्र से परे, परे का अर्थ है कि कहीं अलग हटके। ठीक है, तीसरा है फोकस और वक्रता केंद्र के बीचों बीच यानी बीच में। ठीक है, और चौथा है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो हमारा आंसर चौथा जो है घ वो सही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में अगर जो है वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण पर जो है आभासी और सीधा जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कितना 12 नंबर पे। तो 12 नंबर में क्या कह रहा है, मोटर गाड़ी के चाल के सामने सॉरी गलत हो गया, चालक के सामने यानी मोटर गाड़ी के चालक यानी जो ड्राइवर होता है के सामने लगा रहता है। यानी क्या लगा रहता है, ठीक है, तो ऑप्शन में जो है क में है समतल दर्पण लगा होता है, दूसरा जो है उत्तल दर्पण लगा होता है, तीसरा अवतल दर्पण लगा होता है, चौथा एक पतला लेंस लगा होता है। ठीक है, तो कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, हमेशा जो गाड़ी के जो मिरर होता है ना साइड में, ठीक है, उस पर कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, और इससे जो है काफ़ी दूर की वस्तुएं भी छोटी छोटी लेकिन पास में दिखाई देती हैं। ठीक है, उससे जो है अंदाज़ा लग जाता है कि लगभग इतने डिस्टेंस पे जो है कोई भी वस्तु है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो इसमें क्या करें, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब मतलब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, तो पहला ऑप्शन में देखते हैं क्या कर रहा है, काल्पनिक और उल्टा होता है, दूसरा कह रहा है काल्पनिक और सीधा होता है, तीसरा कह रहा है वास्तविक और उल्टा होता है, और चौथा कह रहा है क्या, वास्तविक और सीधा होता है। हमारा आंसर जो है क्या है, ख होगा, मतलब वास्तविक नहीं, काल्पनिक या आभासी और कैसा होगा, सीधा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ जो है पहला ऑप्शन में क्या है कि हमेशा जो है वो क्या होगा, सीधा, हमेशा जो है क्या होगा, सीधा, दूसरा हमेशा उल्टा, और ग में क्या है, सीधा भी और उल्टा भी, घ में क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है हमेशा क्या बनता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। जैसे यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक या आभासी तो होगा लेकिन हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। इसके पहले वाले में भी पढ़े, उसी के अनुसार इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमेशा जो है क्या होगा, सीधा। ठीक है, अब देखते हैं कितना 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी नाई के यहाँ जब जाके क्या किया जाता है, बाल कटवाया जाता है या दाढ़ी बनवाया जाता है, तो वहाँ जो है किस प्रकार का मिरर लगा होता है, यानी शीशा लगा होता है। ठीक है, तो उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ जो है कौन सा मिरर लगा होता है, अवतल लगा होता है। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हल आपको दिया जाएगा। ठीक है, 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त है। दर्पण हो सकता है, मतलब एक दर्पण से किसी भी दूरी पर एक वस्तु को रख दिया जाता है, उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही मिल रहा है, तो वो किस प्रकार का दर्पण होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है समतल, दूसरा है उत्तल,
तीसरा है समतल अथवा उत्तल, और चौथा में है अवतल। तो हमेशा क्या होगा, समतल और उत्तल प्रतिबिंब पे जो है हमेशा जो है क्या प्रतिबिंब हमको हमेशा कैसा मिलेगा, सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर में क्या करें, संबंध बताना है कि तो देखिए हम कौन सा 17 नंबर प्रश्न पे थे। ठीक है, तो इसमें संबंध बताना है कि F बराबर जो है R/2 है, ये सत्य है या नहीं है, और मतलब इसमें संबंध है क्या। तो सत्य संबंध यानी इसके ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें कौन सा संबंध जो है इसके सूत्र के अनुसार जो है सही है। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उत्तल दर्पण के लिए ये संबंध सही है, लेकिन अवतल दर्पण के लिए संभव सही नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के लिए सही है परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन कि उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये क्या है, सही है। तीसरा दिया न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए ये सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ग होगा, यानी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए ये क्या है, सही है। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में। तो 18 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कर रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से, एक माध्यम मतलब वो जल हो सकता है, हवा हो सकता है, ठीक है, कोई ठोस वस्तु हो सकता है जैसे मतलब शीशा वगैरह, ठीक है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से यानी पहले वाला जो उसका रास्ता होता है उससे थोड़ा विचलित हो जाती है। विचलित होने का अर्थ है कि हल्का सा मुड़ाव आ जाएगा उसमें, ठीक है। इसे कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं कहने का अर्थ है, ठीक है। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, दूसरा में दिया है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तीसरा में दिया हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन तो नहीं, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। उन्नीस नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या था, 3, 4, 2, 1, इनमें से कौन सा था, तो इनमें से जो है 2 था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो 20वां लास्ट प्रश्न है ये हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है 20 वाले में, देखते हैं क्या कर रहा है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है, यानी हवा से अगर शीशा में प्रवेश करता है तब वह क्या होगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, सीधी निकल जाती है, तीसरा है अभिलंब की दिशा में जाती है, और चौथा क्या है, चौथा है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यही होगा कि अभिलंब की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। आपको जितना भी जो ये मतलब 20 प्रश्न करवाए हैं इसमें से हम जो है आपको 2 प्रश्न देते हैं जिसका उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है।